हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर पूजा गुप्ता। वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी इन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम के टर्म्स में। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने में आसानी रहेगी। तो पोजीशन और टाइम के फॉर्म में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या निकाली थी? हमने निकाली थी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स of position and time। ठीक है, ये होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम। नाउ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन in both frame of reference। अब हम क्या फाइंड निकालेंगे, क्या रिलेशन निकालेंगे कि जब हम दोनों दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं एस और एस डैश, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आता है। तो इसके लिए हमने कंसीडर किए थे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एस और एक एस डैश। जो एस है वो एस डैश को एक ही लाइन में है, एक्स डैश एक्सिस में है। ये हमारा वाई डैश हो गया, ये जेड डैश, ये वाई और ये जेड। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया था, इवेंट कंसीडर किया था, जिसे हमने मूविंग फ्रेम एस डैश में लिया था, जिसमें एस डैश के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, और इसी के एस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड टी। जो एक्स वाई जेड है वो पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता है, और जो टी है वो टाइम के इसके टाइम को डिफाइन करता है कि इस टाइम पर जो हमारा इवेंट पी है उसकी लोकेशन ये थी। ठीक है, इन्हीं अगर जो एस डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में x के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो एस डैश की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v हो गई। जब हमने इनमें रिलेशन निकाली थी पोजीशन और टाइम में, तो हमारी आई थी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। अब हम देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेलोसिटी की फॉर्म में क्या आती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी है, तो जाएगा dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस b dt अपॉन dt। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, ux डैश इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ux माइनस d अपॉन dt का हो जाएगा 1 हो जाएगा v, क्योंकि v हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी की फॉर्म में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है, ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v। ठीक है, ये कब आएगी, जैसे मान लिया कोई पॉइंट p है। ठीक है, जो पॉइंट p है वो किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा। मान लिया ये t टाइम पर यहाँ से इसकी लोकेशन कहाँ होगी, यहाँ आ जाता है, इसकी चेंज हो जाती है, यहाँ आ जाता है। तो जो इसकी लोकेशन है, पोजीशन जो होगी वो x प्लस डी एक्स हो जाएगी, y इज इक्वल y के कोऑर्डिनेट की पोजीशन y प्लस डी वाई हो जाएगी, z प्लस डी जेड हो जाएगा, और टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा t डैश प्लस डी टी। यानी कि जब p जो है वो यहाँ से चलकर यहाँ आ जाता है, तो उसकी पोजीशन जो है वो x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड हो जाती है, और जो टाइम है वो बदल के t डैश प्लस डी टी हो जाता है। अब आपको पता है जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, ठीक है, अगर किसी भी पार्टिकल की टाइम के साथ
पोजीशन चेंज हो रही है तो वो पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt, ठीक है। तो यही पे हमारा क्या आया है, इसलिए हमने क्या लिखा, dx डैश अपॉन dt ux डैश। जो ux डैश है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है इन फ्रेम s डैश में, और ux इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम s, और v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम s डैश, ठीक है। तो जो हमारा क्या होगा, ux डैश जो कि वो s डैश में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, और ux माइनस v जो होगी वो फ्रेम s में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे जो ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v आया है, इसका मीन्स क्या है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ अप्लाई होती है, लो वेलोसिटीज पर। अगर हम लो वेलोसिटीज पे बात करें तो जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारा उसका जो फैक्टर है वो वेरिएंट आएगी, यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारी वेलोसिटी है किसी भी फ्रेम की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो यहीं पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है। इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी क्या होता है, कैसे होता है। पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे इन टर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सेलेरेशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन की फॉर्म में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, तो एक्सेलेरेशन की फॉर्म में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो अभी हमने रिलेशन निकाल लिया ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी क्या होगी, अगर टाइम के साथ चेंज होगी तो हमारा कौन सा आ जाएगा, एक्सेलरेशन की टर्म आ जाएगी। तो हम इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, dux डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dux अपॉन dt एंड माइनस 0, क्योंकि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर किसी भी कांस्टेंट का हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो dux डैश अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ गया, dux अपॉन dt। अब dux अपॉन क्या है, वेलोसिटी है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो दैट इज अ एक्सेलरेशन, ax डैश इज इक्वल टू ax, ठीक है। ax डैश is the acceleration in frame s dash and ax is the acceleration in frame s। तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ax dash is equal to ax है, यानी कि दोनों रेफरेंस फ्रेम में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो सेम है, जितना s डैश में होगा उतना ही s में होगा, इसमें अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द acceleration of particle is invariant, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो इनवेरिएंट रहता है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ से रिजल्ट निकलता है द एक्सेलरेशन of a particle is identical in both inertial frames, दोनों फ्रेम्स में एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये तो हुई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, हमारा वेलोसिटी जो होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहता है, ठीक है। ये कब होगा, जब वेलोसिटी लो होगी। जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो लो वेलोसिटी पे अप्लाई होती है, जहाँ लो वेलोसिटी होगी वहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होगा। अगर इसके लिए एक्सेलरेशन 0 है तो दूसरे फ्रेम एस डैश के लिए
होगा। ठीक है, ये तो हुई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात। अब हमारे आसपास चारों तरफ डेली लाइफ में बहुत सारे नियम हैं जो कि हमारे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब आता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो सही है क्योंकि हम यहाँ इनर्शियल फ्रेम पे काम कर रहे हैं और इनर्शियल फ्रेम जो होता है, इनर्शियल फ्रेम पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब आती है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए की बात। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, जो कि हमारा मैकेनिक्स में जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसका हमारे डेली लाइफ में जितनी भी हमारी घटनाएं होती हैं वो सब हमारी F इज इक्वल टू एम ए से गवर्न्स होती हैं, कंट्रोल होती हैं। आप इसमें बात कर लो कि ये डस्टर है, अगर मैं इसे नीचे गिरा दूँ, ठीक है, तो इस पे भी क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए लगेगा, उससे ही कंट्रोल होगा। ये हम बात कर लें कि दो बॉडी हैं, उनका आपस में कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या हम बात कर लें कि एक साइकिल है, साइकिल के पैडल को हम पैड्स पे फोर्स लगाकर घुमाते हैं जिससे पहिया घूमता है और साइकिल आगे की ओर बढ़ती है। तो ये सारे जो हमारे एक्सपेरिमेंट है या जितने भी हमारे डेली लाइफ के ये चीजें हैं चलने वाली हैं, उन सब पर F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि जो F इज इक्वल टू एम ए है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो इनवेरिएंट है या वेरिएंट आता है। अब एक्सेलेरेशन जो है वो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेरिएंट है, तो जो हमारा F इज इक्वल टू एम ए है वो भी क्या होगा, हमारा इनवेरिएंट होगा। तो उसे हम कैसे देखेंगे, उसे इनवेरिएंस लेंगे हम। F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फोर्स है, फोर्स की बात होती है। फोर्स कैसे पैदा होता है, जब दो चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तभी हमारा फोर्स जो है पैदा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है सूरज धरती पे फोर्स डालती है, धरती सूरज पर फोर्स डालती है, दोनों के इंटरेक्शन से फोर्स पैदा होता है। ठीक है, या हम कोई एग्जांपल ले स्प्रिंग का, हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग हमें दबाती है। ठीक है, तो उस पर भी क्या होता है, हमारा फोर्स पैदा होता है। या हम किसी चार्ज की बात करें, दो चार्ज रखे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है, तो वो भी आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, तो वहां भी फोर्स पैदा होता है। तो ये तो फोर्स की बात हो गई कि फोर्स ऐसे पैदा होता है। अब F इज इक्वल टू एम ए होता है। अब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन है होता है वो दोनों रेफरेंस ऑफ फ्रेम के लिए सेम होता है। तो जब हमारा एक्सेलरेशन सेम है तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि F इज इक्वल टू एफ डैश होगा। ठीक है, अब हम F डैश इज इक्वल टू एफ डैश होगा। F डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M डैश A डैश, क्योंकि M इज इक्वल टू M डैश और A डैश इज इक्वल टू A डैश, तो F डैश इज इक्वल टू क्या होगा, M डैश, A डैश इज इक्वल टू M A इज इक्वल टू F। ठीक है, then we can say that the Newton second law is invariant under गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा F इज इक्वल टू एम ए है वो भी इनवेरिएंट होता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ होगा वो सेम होगा। ये तो न्यूटन्स लॉ की बात हो गई। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स के जितने भी लॉ हैं, ठीक है, अगर लो वेलोसिटी की बात करें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लो वेलोसिटी की बात करें, तो जितने भी हमारे न्यूटन्स लॉ के अंतर्गत लॉ आते हैं वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रूम में हूँ, ठीक है, ये रूम मान लिया हमारा क्या है, एस फ्रेम है, ठीक है, मैं इसमें स्टेबल खड़ी हूँ। ठीक है, अगर ऐसा ही हम एक दूसरा रूम ले लें जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें भी मैं स्टेबल ऐसे ही खड़ी रह सकती हूँ। यानी कि अगर मैं इस रूम में,
ठीक है। इस रूम में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जैसे मैं ले लेती हूँ बॉल को, एक बॉल को मैं ऊपर नीचे उछालती हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 सेकंड में 2 ऑक्सीलेशन काउंट करती हूँ, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो रूम चल रहा है उसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट अप्लाई करूँ तो उसमें भी हम मेरे जो है वो 2 ऑक्सीलेशन ही आएंगे, जो रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे। तो कहने का मीन्स क्या है, अगर हम या तो हम फ्रेम एस में हैं या एस डैश में हैं, दोनों में अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दोनों में उसके जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आएंगे अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, द लॉ ऑफ नेचर आर आइडेंटिकल इन all inertial frame of reference and it is called the principle of relativity। और यहीं से क्या आता है, रिलेटिविटी का प्रिंसिपल आता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटिविटी का प्रिंसिपल जो है वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या आएगी, द लॉ ऑफ नेचर इज आइडेंटिकल यानी कि सेम इन और inertial frame and it is called principle of relativity, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कब आता है, जब हमारी लो वेलोसिटी की बात चल रही हो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम दोनों फ्रेम लें एस और एस डैश, तो एस में जो हमारे रिजल्ट आएंगे एस डैश में भी सेम रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि इस नेचर के, प्रकृति के जितने भी नियम हैं वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ये तो हो गई मैकेनिक्स की बात, न्यूटन सेकंड लॉ की बात, जहाँ पे हम लो वेलोसिटी लेते हैं वहां पे तो ये जो चीज है वो प्रूव हो जाती है। लेकिन हमारे ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है सारे नियम इसी से चल जाएंगे, सब चीजें हम इसी से ही फाइंड आउट कर लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा भी अलग से और भी नियम हैं जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आते हैं, जहाँ पे हम एक चार्ज की बात करते हैं कि एक चार्ज स्टेबल है या मूविंग कर रहा है। स्टेबल है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, अगर मूविंग कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि मैक्सवेल इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इसमें रिजल्ट अलग आते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। B की वैल्यू आती है कुछ, ये बहुत सारे लो हैं। मैक्सवेल की इक्वेशन है वेक्टर D इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिससे मैक्सवेल इक्वेशन आती है और मैक्सवेल इक्वेशन से ही रिजल्ट निकल के आता है C इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो सारे लो हैं, जब इन लो से हमने जो भी एक्सपेरिमेंट है ये लो हमने एक फ्रेम एस में रख दिए, ठीक है, इनसे कुछ रिजल्ट निकल के आए, फिर यही वाले हमने लॉ जो है वो फ्रेम एस डैश में रख दिए, उनसे जो रिजल्ट निकल के आए तो दोनों रिजल्ट क्या थे, चेंज थे। तो हम क्या कह सकते हैं, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म आर वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जितने भी लॉ हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जब वो चेंज हो जाते हैं तो हम नहीं कह सकते कि जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहती है जो वेलोसिटी है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम नहीं है, वो चेंज हो जाती है और उसमें पोजीशन का फैक्टर x डैश इज इक्वल टू
x माइनस बी टी, जो पोजीशन है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, और हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसके लिए जो हमारी वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसका मीन्स क्या है, या तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गलत है। ठीक है, अगर मैक्सवेल इक्वेशन को देखें तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गलत है। अगर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गलत हो जाएगी तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है तो इसका मतलब न्यूटन्स के लॉ गलत है। न्यूटन्स के लॉ तो गलत हो नहीं सकते, क्योंकि हमारी डेली लाइफ की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ पे ही अप्लाई होती है, न्यूटन्स लॉ से ही कंट्रोल होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को बनाए रखना है तो हमें मानना पड़ेगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। ठीक है, पर लेकिन हमने लो वेलोसिटी पे देखा कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो सेम आ रहा है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को बनाए रखने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को गलत मानना पड़ेगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को गलत मान लेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या होगा, मैक्सवेल इक्वेशन में देखा c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया, तो हमें मैक्सवेल इक्वेशन को दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट करना पड़ेगा। अगर मैक्सवेल की इक्वेशन या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जितने भी रूल हैं वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर इनवेरिएंट आ जाते हैं तो हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी सही हो जाएगी और हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट किया और 19 सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे देखा कि वेलोसिटी का जो फैक्टर है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल फ्रेम लेना होगा जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होगी। जब सेम हो जाएगी तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सही हो जाएगी, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है द वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो बने रहें हमारे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।